नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके पहले क्या हमने जो पार्ट पढ़ा था उस पार्ट में बताया गया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के द्वारा 12 अगस्त 1765 को दीवानी मिलने के बाद में संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद में मराठों को पराजित किया और उत्तर और दक्षिण भारत के अधिकार क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे से उसने उत्तर पश्चिम की तरफ सीमा बढ़ाकर अफगानिस्तान और पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया था। परंतु कंपनी कैसे एक छोटी सी रियासत, एक व्यापारिक कंपनी से कैसे एक बहुत बड़े साम्राज्य विकसित कर पाई, उसकी चर्चा हम इस पार्ट में करेंगे। साथ ही इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे कंपनी ने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया और कैसे अपनी मनमाफिक जो फसल थी उस फसल को यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में उगाया। इसकी चर्चा करने के लिए पार्ट में बताया गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत जो है गांवों का देश है। अब गांवों के देश में सब कुछ निर्भर करता है गांवों पर। यह अंग्रेजों ने भली भांति जान लिया था कि अगर भारत पर सुव्यवस्थित रूप से शासन करना है तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा और ग्रामीण व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा। तो आइए आज फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताया गया इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। इसके अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट हम कुछ करेंगे, कंपनी दीवान बन गई। देखिए 12 अगस्त 1765 ये वो दिन है जिस दिन मुगल बादशाह के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी। मतलब कंपनी को बंगाल की दीवानी, लेन देन में सारी व्यवस्थाएं मुगल बादशाह द्वारा दे दी गई थी। अब ये जो घटना थी बंगाल दीवानी मिलना, ये एक रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके एक छोटे में तंबू में, टेंट होते हैं ना जहाँ पर सैनिक अधिकारी रहते थे, उस तंबू में घटी थी। परंतु कंपनी के इतिहासकारों ने इस घटना को इतना बड़ा दर्शाया है कि एक समारोह के अंतर्गत इसे संचालित किया गया था। अब देखिए जब ये घटना हुई थी, ये घटना घटी थी, उस समय गिने चुने कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेज अधिकारियों के मध्य में कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी। परंतु कंपनी ने इसे एक भव्य समारोह में दर्शाया कि महाराजा के द्वारा, नवाब के द्वारा, शहंशाह के द्वारा हमें जो कंपनी को जो दीवानी दी गई ना, ये बहुत बड़े समारोह के अंतर्गत दिखाई गई। मतलब दिखावा किया गया कि कंपनी को बड़े स्तर पर दीवानी दी गई थी। जाहिर सी बात थी, बंगाल की दीवानी मिलना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अब बंगाल जिसके अधिकार क्षेत्र में था, उस अधिकार क्षेत्र की संपूर्ण शासन व्यवस्थाएं कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। अब कंपनी अपने आधार पर यहाँ पर लेन देन कर सकती थी, अपने आधार पर व्यापारिक गतिविधियों को लागू कर सकती थी। परंतु कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसे यह भी ध्यान रखना था कि जो व्यापार करने यहाँ आई है और व्यापार के आधार पर उसकी जरूरत की चीजों को खरीदना बेचना भी उसे जारी रखना था। कंपनी को कुछ समय बाद यह भी एहसास हो गया कि यहाँ के जो लोकल व्यक्ति है, जो लोकल शासक है, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक शासन किया है और लंबे समय तक शासन करने के बाद उनके पास में वर्तमान में भी ताकत है, उस साम्राज्य की ताकत और सत्ता है, तो उन लोगों को भी कंपनी को दरकिनार ना कर उनको भी साथ लेकर चलना था। कंपनी उन्हें मिटा भी नहीं सकती थी, परंतु कंपनी को उनको साथ लेकर चलना भी जरूरी था, क्योंकि उन शासकों के पास में स्थानीय ताकत थी। अब देखिए इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कैसे कंपनी एक ग्रामीण क्षेत्र से उपनिवेश स्थापित करती है, कैसे कंपनी अपनी मनमाफिक फसलों को यहाँ उगवाती है और कैसे वो संपूर्ण व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है। अगला जो हमारा टॉपिक है कंपनी दीवान बन गई। उसके बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है कंपनी की आमदनी। कंपनी की आमदनी, कंपनी की आमदनी।
अब देखिए दीवानी मिलने के बाद जाहिर सी बात, दीवानी मिलने के बाद कंपनी के पास में आमदनी इकट्ठा करने की बहुत सी गुंजाइश हो चुकी थी। मतलब वो यहाँ पर किसी बंगाल में किसी प्रकार का कर लगाकर कंपनी आमदनी को बढ़ा सकती थी, परंतु आमदनी को बढ़ाना कंपनी चाहती तो थी कि अधिक से अधिक भारी भरकम राजस्व शुल्क लगाया जाए, परंतु वो इसकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। कंपनी ये तो चाहती थी कि उसे अधिक से अधिक पैसे की प्राप्ति हो, अधिक से अधिक उसका व्यापार फले फूले, परंतु कंपनी नियमित रूप से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही थी जिस व्यवस्था के आधार पर वो यहाँ का राजस्व वसूल कर पाए। देखिए शुरुआत में जब कंपनी को दीवानी दी गई उस समय उसने शासकीय व्यवस्थाओं के आधार पर बड़े बड़े कर लगाए और उन करों के आधार पर अधिक से अधिक वह राजस्व वसूल करना चाहती थी, परंतु राजस्व वसूल करना उसने नियमित रूप से कोई योजना बनाकर लागू नहीं किया। वो अभी भी चाहती थी कि उसे अधिक लाभ हो, परंतु किसी प्रकार की यहाँ पर शक्ति नहीं बरतना चाहती थी। वह स्थानीय शासकों से किसी प्रकार का भेदभाव न रखकर अपने आधार पर सिर्फ यहाँ व्यापार करते रहना चाहती थी। देखिए शुरुआत में जब 1863 तक कंपनी यहाँ जो व्यापार करती थी उस व्यापार के लिए सोना चांदी मंगाती थी यूरोप से, और उसी सोने चांदी के आधार पर यहाँ चीजें खरीदती और उन चीजों को फिर यूरोप महाद्वीप में बेचती। कंपनी की चाह यही थी कि वो यहाँ पर सस्ती कीमत में रेशमी और सूती वस्त्र खरीदे, साथ ही दक्षिण भारत से वह दालचीनी, लौंग, इलायची, गरम मसाले का व्यापार भी करे। कंपनी की चाह यह थी कि अधिक से अधिक उसे मुनाफा हो, परंतु उस मुनाफा कमाने के लिए कंपनी को यहाँ पर शक्ति लाना थोड़ा जरूरी था। अब जब यहाँ पर बंगाल में उसे दीवानी मिल गई तो अब बंगाल में दीवानी मिलने के बाद में यूरोप से आने वाले सोने का आयात यहाँ पर कम कर दिया गया। कारण ये था कि बंगाल में दीवानी मिल जाने के बाद में कंपनी यहीं के पैसे से सामान खरीदती और उस सामान को अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूरोप महाद्वीप भेज देती। कुल मिलाकर कंपनी ने अब यूरोप महाद्वीप से व्यापार करने के लिए आने वाले सोने पर रोक लगा दी और भारत में ही बंगाल से राजस्व वसूल कर करके यहाँ की रेशमी और सूती वस्त्रों को कम कीमत पर खरीदकर यूरोप महाद्वीप में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। व्यवस्था ऐसी होती जा रही थी कि अब कंपनी जो थी बंगाल में अधिक से अधिक राजस्व वसूल कर अपने व्यापार को चालू रखना चाहती थी। एक तरह से अभी निश्चित हो चुका था कि कंपनी जो थी बंगाल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली थी। बंगाल की गिरती अर्थव्यवस्था से यहाँ तक बात जा पहुंची कि 1770 में भीषण अकाल पड़ा, भुखमरी छा गई। बहुत से मजदूर जो थे, बहुत से जो रैयत थे, किसान जो थे, वह अपने अपने क्षेत्रों को छोड़कर भाग रहे थे, बंगाल से बाहर जा रहे थे। कारण ये था कि कंपनी को जो मजदूर थे उन मजदूरों को और जो काम करने वाले कारीगर थे उनको बहुत ही कम कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ती थी। अब मजदूर जब जगह छोड़कर भागने लगे, किसान जब जगह छोड़ के भागने लगे तो कंपनी को ऐसा लगने लग गया कि अब व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से डगमगाने लगी है। उस डगमगाती व्यवस्था को सही करने की कंपनी ने बहुत कोशिश की, परंतु वह उस कोशिश में सफल नहीं हो पाई। 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़ लोग जो थे उस समय बंगाल के लगभग 1/3 जनसंख्या तो खत्म हो चुकी थी और अब निश्चित हो चुका था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। बंगाल की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखकर कंपनी को लगने लग गया था कि अब इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए हमें फिर से कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है बंगाल की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखकर कंपनी चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और व्यापारिक जो कंपनी होती है उसका मेन लक्ष्य होता है लाभ कमाना। तो अब अर्थव्यवस्था जब बिगड़ रही थी तो कंपनी को लगने लग गया कि उनके मुनाफे में अब कमी आने वाली है, तो उन्होंने कोई स्थायी रूप से व्यवस्था को लागू करने के लिए नई योजना या नई नीति अपनाने की सोची। अब इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है हमारा
तीसरा जो पॉइंट था वो था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, देखिए जब कंपनी को लगने लग गया कि कृषि क्षेत्र में वो पिछड़ता जा रहा है और उसे जो बंगाल के अंतर्गत थी वो अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा रही है, तो उसने कृषि में सुधार करने की सोची। बहुत लोगों से विचार विमर्श किया गया, लंबी प्रक्रिया चली और लंबी प्रक्रिया के बाद में 1793 में कंपनी के द्वारा एक स्थायी बंदोबस्त किया गया। मतलब जो राजस्व मिलने वाला था उसकी राशि तय कर दी गई कि अब किसानों से इतना राजस्व वसूल किया जाएगा। और राजस्व वसूल करने के लिए अब कंपनी ने राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी। कुल मिलाकर कंपनी ने यह तय कर दिया कि किसानों से अब राजस्व वसूल करने का काम राजाओं और ताल्लुकदारों का है, जो जमींदार बन चुके थे। उन्होंने एक निश्चित स्थायी राशि तय कर दी कि साल भर में कंपनी को किसानों से इतनी राशि लेकर जमींदार उपलब्ध करवाएंगे। स्थायी बंदोबस्त कर देने के बाद में अंग्रेजों को लगने लग गया कि जमींदारों को इससे फायदा होगा, जिससे हमें मिलने वाला राजस्व शुल्क स्थायी रूप से समय पर हमें प्राप्त होता रहेगा। अब कंपनी के द्वारा जो ऐसी व्यवस्था की गई थी उससे कंपनी को बहुत से फायदे की गुंजाइश थी। 1793 में की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कंपनी को संजीवनी की तरह नजर आ रही थी, जो उसे राजस्व सुधार की व्यवस्था के नाम से जानने लगे थे। परंतु इस स्थायी बंदोबस्त से भी समस्या पैदा हो चुकी थी। अब समस्या क्या थी? देखिए समस्या यह थी कि अंग्रेज अधिकारियों ने देखा कि बहुत से जमींदार अभी भी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत रुचि नहीं ले रहे थे और कृषि कार्य में, कृषि व्यवस्थाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में वह अपना योगदान नहीं दे रहे थे। कारण यह था कि जो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व की राशि तय की थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। उस राजस्व की राशि को प्राप्त करने के बाद जमींदारों के पास कोई सुधारात्मक कार्रवाई, सुधारात्मक व्यवस्थाएं नहीं थी कि हाँ जमींदारों को कुछ फायदा हो। जमींदारों को किसी प्रकार का फायदा ना होने पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब यहाँ पर अधिक मात्रा में हम पैसा लगाएं और उसके बाद हमें मुनाफा कम हो तो क्या फायदा। इसलिए जब उन्हें फायदा नजर नहीं आया तो जमींदारों ने इस व्यवस्था में भाग नहीं लिया। जो जमींदार थे वो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जब राजस्व किसानों से वसूल कर अंग्रेजों को नहीं चुका पा रहे थे तो उनकी जमीनों को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, उनकी जमीनों को अपने हिस्से में ले लिया और उनकी जमींदारी को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। इस प्रकार से जमींदारों को भी अंग्रेजों ने अपने खिलाफ कर लिया था। परंतु समय ने एक करवट ली और करवट लेने के बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार हुआ और अब जमींदार जो लोग थे उन लोगों को जब कृषि व्यवस्था सुधरी ना तो उन्हें अपने इस स्थायी बंदोबस्त के तहत थोड़ी बहुत फायदा नजर आया। जमींदारों ने इस व्यवस्था के अंतर्गत फायदा नजर आने के बाद में इसमें रुचि लेना शुरू कर दिया, जिससे जमींदारों को बड़ी मात्रा में फायदा होने लग गया। इस प्रकार की व्यवस्था से अब कंपनी को किसी प्रकार का फायदा नहीं था, जमींदारों को फायदा था। क्योंकि बारिश की मात्रा जब हुई तो अच्छी पैदावार जब होने लग गई तो कंपनी को इससे फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी ने एक स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक राजस्व राशि नियमित रूप से, स्थायी रूप से लागू कर दी थी। उससे ज्यादा कंपनी को प्राप्त होने वाली राशि नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने पहले तय कर दिया था कि साल भर में हमें किसानों से इतनी राशि चाहिए और यह राशि हमें राजा ताल्लुकदार, जिन्हें उन्होंने जमींदार बनाया था, वह जमींदार उपलब्ध करवाएंगे। इस कारण कंपनी को अब लाभ की गुंजाइश बहुत कम थी, जबकि जमींदारों को इस नई प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत से, नए परिवर्तन से लाभ ही लाभ होने लगा था। जमींदार जब पहले सीधे किसानों से जमीन का लगान लेते थे उस समय उन्हें फायदा था, परंतु अब व्यवस्था थोड़ी अलग थी। परंतु इन व्यवस्थाओं में भी जमींदारों ने अपने सामंजस्य बैठा लिया था और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने राजस्व की उगाही करना शुरू कर दिया था। अपने मनमाफिक
कीमत के आधार पर किसानों से राशि वसूल करते और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो राशि तय की गई थी उस राशि का राजस्व कंपनी को उपलब्ध करवा देते, जिससे जमींदारों को अब फायदा होने लगा था, जबकि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को कोई फायदा नहीं था। ऐसी व्यवस्था जो थी इन्होंने ग्रामीण किसानों को भी चिंतित कर दिया, क्योंकि किसानों को बहुत बार इतने अधिक राजस्व को चुकाने के लिए महाजन से ऋण लेना पड़ता था और उस ऋण को नहीं चुका पाने के कारण बहुत बार उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था। किसानों में असंतोष व्याप्त हो चुका था और इस असंतोष व्याप्त के कारण किसान अंग्रेजों के शासन में परेशान रहने चुके थे। जमींदार जो थे वो अपने फायदे के लिए किसानों पर मन माफिक लगान वसूल कर रहे थे, राजस्व वसूल कर रहे थे, जिसको देखते किसान चिंतित हो चुके थे। अब कंपनी को जब इस स्थायी बंदोबस्त के आधार पर किसी प्रकार कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने एक प्रकार की नई व्यवस्था शुरू करने की सोची। अब देखिए, एक नई व्यवस्था लागू की गई, एक नई व्यवस्था लागू की गई। देखिए, एक नई व्यवस्था लागू की गई। अब नई व्यवस्था क्या थी? देखिए, कंपनी के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बड़े अधिकारी थे, उन्हें निश्चित रूप से ये समझ में आ गया था कि हम एक व्यापारिक कंपनी और व्यापारिक कंपनी मुनाफा कमाने में कार्य करती है। अब जब उन्हें यहाँ मुनाफा कमाना था तो किसी प्रकार का यहाँ पर स्थायी राजस्व शुल्क कैसे तय कर सकती थी। तो इन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए अब कंपनी ने एक नई प्रकार की व्यवस्था करने की सोची। इसकी शुरुआत के तहत 1822 में होल्ट मैकेजी के द्वारा नई व्यवस्था शुरू की गई। होल्ट मैकेजी के द्वारा नई प्रकार की व्यवस्था शुरू की गई। देखिए, कंपनी ने अपने राजस्व शुल्क और मुनाफे की गिरावट के बाद में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में नई व्यवस्थाएं लागू की राजस्व वसूल करने की। सबसे पहले हम ये एक नई व्यवस्था जो होल्ट मैकेजी द्वारा शुरू की गई थी इसके बारे में पढ़ते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का जो होल्ट मैकेजी थे उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1822 में उन्होंने उत्तर भारत में यह तय किया और यह जाना कि भारतीय समाज में गांव जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए गांवों को बचाए रखना कंपनी का बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए कंपनी के होल्ट मैकेजी के आदेश के अनुसार जो वहाँ के जमींदार थे उन जमींदारों ने गांव की भूमि की जांच की, गांव की भूमि का माप लिया, उनके रीति रिवाजों को समझा और गांवों को बचाए रखने की व्यवस्था की शुरुआत की। इसी व्यवस्था के तहत अब जो होल्ट मैकेजी था उसकी योजना के अनुसार कंपनी ने अब यह तय कर लिया कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग जमींदारों से पैसा वसूल करने से, राजस्व वसूल करने से बढ़िया है अब बहुत से गांवों समूहों को जो उन्होंने जमीनों की नाप चौक की थी, जो उन्होंने जमीनों के बारे में जांच की थी, उन चीज़ों के आधार पर गांवों को और गांवों के समूह, जिसे महाल कहा गया, क्या कहा गया? गांवों के समूह को महाल कहा गया था। क्या कहा गया था? गांवों के समूह को उन्होंने महाल कहा, महाल। अब गांवों समूह को महाल कहा और उन महाल के आधार पर अब उन्होंने किसी किसान को पर्सनल रूप से राजस्व वसूल करने के बजाय अब उन्होंने गांवों के लिए राजस्व व्यवस्था लागू कर दी थी और पूरे गांव के समूह की जो व्यवस्थाएं होती थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व वसूल किया जाता था वह राजस्व जमींदारों के द्वारा वसूल किया जाता था। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने कोई स्थायी राजस्व तय नहीं किया। जो नई व्यवस्था थी महाल,
इस व्यवस्था के तहत कंपनी ने कोई स्थायी शुल्क लागू नहीं किया। हाँ, समय समय पर उस शुल्क के अंतर्गत राजस्व में संशोधन करने की व्यवस्था कंपनी ने लागू कर दी, जिससे भविष्य में समय को देखते हुए राजस्व को बढ़ाया या घटाया जा सके। यह जो व्यवस्था थी ये महाल, देखिए इस व्यवस्था क्या नाम दिया गया, महालवाल बंदोबस्त व्यवस्था। कोई क्या व्यवस्था नाम दिया गया, महालवाल बंदोबस्त व्यवस्था। इसके अंतर्गत महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत अब कंपनी जो थी एक स्थायी शुल्क से मुक्ति तो पा चुकी थी उत्तर भारत में, परंतु उसने जो नई व्यवस्था लागू की थी महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था, यह व्यवस्था भी उसके लिए सरल नहीं थी। इसी व्यवस्था को आगे ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था दक्षिण भारत में शुरू की गई थी। उस व्यवस्था को नाम दिया गया था मुनरो व्यवस्था। क्या नाम दिया गया था, मुनरो व्यवस्था। इस व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी मुनरो ने शुरू किया था। अब वह जानता था कि दक्षिण भारत में कोई जमींदार नहीं है। अब जमींदार नहीं है तो फिर राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी। अब राजस्व वसूल करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट किसानों को ये अवसर दे दिया कि जो किसान हैं, जो किसान लंबे समय से यहाँ पर जमीनों की खेतीबाड़ी करते आए हैं, उन्हीं लोगों को राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी दे दी गई। देखिए यहाँ पर जब टीपू सुल्तान से युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के बाद में जब कंपनी ने बौद्ध क्षेत्र में जीत हासिल कर ली तो कंपनी ने अब किसानों को ही, जो वहाँ के रैयत थे, इस व्यवस्था को रैयतदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जो वहाँ के रैयत थे मतलब किसान थे, उन किसानों को ही वहाँ पर जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हीं से राजस्व वसूल करने की व्यवस्था उन्हें दे दी। अब जिसके आधार पर किसान जो थे, अब देखो उनकी समस्या कैसे पैदा हो गई। समस्या इस प्रकार पैदा हुई कि जो कंपनी ने जो मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, इस व्यवस्था के तहत अब किसानों को बड़ा राजस्व चुकाना पड़ता था। ऐसे हालात हो गए कि किसान अब गाँव छोड़ छोड़ कर भागने लग गए और वो इतना अधिक राजस्व न चुका पाने के कारण उन्होंने अपनी जमीनों को छोड़कर अन्यत्र जाने की शुरुआत कर दी, जिससे अब कंपनी की स्थिति और ज्यादा लड़खड़ा चुकी थी। जो व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी वह व्यवस्था उनके लिए ही समस्या बनती जा रही थी। मुनरो के द्वारा जो व्यवस्था शुरू की गई थी वह व्यवस्था दक्षिण भारत में राजस्व वसूल करने की थी, परंतु यह व्यवस्था जिन रैयतों को जिम्मेदारी दी गई थी उनके ऊपर पड़ने वाला जो लोड था, राजस्व का जो दबाव था, उस दबाव को सह नहीं पाए और यह व्यवस्था भी एक तरह से विफल होने की कगार पर पहुंच चुकी थी।